मीडिया संचार साधन सोशल मीडिया। तो मीडिया सोशल मीडिया इत्यादि की भूमिका के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और साइबर सिक्योरिटी पढ़ेंगे। तो विगत वर्षों में किसी भी तरीके के सुरक्षा के थ्रेट्स को बढ़ाने में, सिक्योरिटी थ्रेट्स को बढ़ाने में संचार साधनों ने भी योगदान दिया है, मीडिया ने भी, सोशल मीडिया ने भी। तो कैसे योगदान रहा है, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आंतरिक सुरक्षा में संचार साधनों संचार साधनों की भूमिका, संचार साधनों की क्या भूमिका रही है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जितने भी कम्युनिकेशन मीन्स हैं, यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के साधन, जितने भी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के साधन हैं, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, इस तरीके के जो संसाधन हैं वो संचार संसाधन है। सैटेलाइट है ना, ये भी संचार संसाधन है। तो इन सारे संसाधनों का उपयोग किस तरीके से आंतरिक सुरक्षा के लिए होता रहा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दो चीज़ें हैं, पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। पॉजिटिव, अब संचार साधनों के जो थ्रेट्स हैं, उनके जो भय हैं, उनकी जो गंभीरताएं हैं, उनके जो अवसर हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको आइडेंटिफाई करना आसान हो गया, धरपकड़ करना आसान हो गया और उन पर नियंत्रण करना आसान हो गया। जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के निगरानी का तंत्र है, निगरानी का तंत्र बेहतर हो गया। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि वाम उग्रवादियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए एनटीआरओ और इसरो का सहारा लिया गया। एनटीआरओ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन साइबर स्पेस की खुफिया एजेंसी है, कल हम लोगों ने पढ़ा। और इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो अंतरिक्ष क्षेत्र का अनुसंधान संगठन है। तो हमने इनके माध्यम से जो उच्च स्तर की टेक्नोलॉजीज़ हैं, उन टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग किया और उसी उपयोग के माध्यम से जो वाम उग्रवाद का खात्मा है, कि वाम उग्रवाद को 2026 तक खत्म कर देना है, समाप्त कर देना है, ये टारगेट हम लोग अचीव करने के नज़दीक बढ़ रहे हैं। तो संचार साधन आंतरिक सुरक्षा के खतरों को कम करने में और आंतरिक सुरक्षा की व्यवस्था को बेहतर बनाने में प्रभावी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव तरीके से रोल प्ले करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो मुख्य रोल है वो चुनौती के बारे में पढ़ना है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के साधन आंतरिक सुरक्षा के लिए किस प्रकार चुनौती क्रिएट करते हैं, किस प्रकार चुनौती क्रिएट करते हैं, चैलेंजेस किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो निश्चित रूप से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के साधनों का प्रयोग जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे नए नए तरीके के खतरे भी जन्म ले रहे हैं। जैसे पहले साइबर आतंकवाद नहीं था, लेकिन सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ने से अब धीरे धीरे साइबर आतंकवाद जैसी घटनाएं भी तेजी से बढ़ती जा रही हैं। तो साइबर टेररिज्म का प्रयोग बढ़ रहा है, साइबर आतंकवाद का प्रयोग बढ़ रहा है। साइबर स्पेस, चूंकि हमारी सूचनाएं साइबर स्पेस में सुरक्षित हैं, इसलिए साइबर स्पेस पर हमले बढ़ रहे हैं। जब G20 का सम्मेलन भारत में आयोजित किया जा रहा था, तो G20 के सम्मेलन के दौरान प्रति मिनट 16 लाख साइबर अटैक लगभग हो रहे थे। लगभग हर मिनट 16 लाख साइबर अटैक भारत के साइबर स्पेस पर किए जा रहे थे, जिससे कि G20 का जो साइबर स्पेस है उसको नष्ट किया जा सके और जो G20 का सम्मेलन चल रहा है उसको फेल किया जा सके, फ्लॉप किया जा सके, इस तरीके की एक्टिविटीज़। तो ऐसी दशा में जो साइबर स्पेस का उपयोग है, अब वो बड़ा संवेदनशील हो चुका है। इसलिए साइबर स्पेस का उपयोग हमारे लिए तरह तरह की चुनौतियां उत्पन्न करता है। अगर ये तो हमने देश के बारे में खतरा बताया, अगर लोगों के बारे में खतरा देखें तो तरह तरह से स्पैम कॉल्स आती हैं, फर्जी कॉल आती हैं, और भी तरह तरह के मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं। और सबसे सावधान रहने के लिए कहा जाता है कि भाई आप उनको इंटरटेन ना करें, नहीं जानते हैं तो मत रिसीव करें, मत क्लिक करें, नहीं जानते हैं तो कोई रिस्पॉन्स ना दें, किसी भी तरीके का बैंक डिटेल या ओटीपी आदि शेयर ना करें, क्योंकि अब ओटीपी से बड़ा बड़ा गेम होने लगा। हालांकि अब तो ऐसे भी सॉफ्टवेयर आ गए कि बिना ओटीपी के ही वो हैक कर लेते हैं, सिस्टम को हैक कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मली ओटीपी आदि लेकर ही इस तरीके से किया जा रहा है। तो जहां राष्ट्र के लिए खतरा है, वहां समाज के लिए भी खतरा बढ़ा है विगत वर्षों में, और प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा खतरे में है, उसके अकाउंट की सुरक्षा खतरे में है, प्रत्येक व्यक्ति की निजता, उसकी गोपनीयता को खतरे में डाला जा रहा है, क्योंकि डीप फेक वीडियोज़ बनाए जाते हैं एआई से, डीप फेक फोटोज़ बनाई जाती हैं। डार्क वेब, यानी जो हमारा इंटरनेट है, उस इंटरनेट के पीछे का जो प्लेटफॉर्म है, डार्क वेब, यानी अपराधियों के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला प्लेटफॉर्म, उस डार्क वेब पर लोगों से जुड़ी हुई संवेदनशील जानकारियां अपलोड की जा सकती हैं, की गई हैं पिछले कुछ वर्षों में। और इस तरीके से बड़े खतरे क्रिएट किए जा सकते हैं और किए जाते रहे हैं। जैसे जैसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग बढ़ा है, वैसे वैसे जो आतंक की विचारधारा है वो विश्वव्यापी हो गई। पहले आतंक के विस्तार को विस्तार देना आसान काम नहीं था, लेकिन जैसे जैसे संचार साधनों का प्रयोग बढ़ा है, आतंक की विचारधारा का तेजी से विस्तार हो सकता है, और विस्तार हुआ है। यही कारण है कि भारत के बहुत सारे हिस्सों से लोग अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों में शामिल होने गए हैं। केरल से बहुत सारे लोग गए आतंकी बनने के लिए।
महाराष्ट्र के पुणे से, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से, ये ऐसे इलाके हैं जो आतंकियों के गढ़, यानी यहाँ से लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकी बनने के लिए गए हैं, स्पष्ट प्रमाण है इस बात के। ऐसे धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों को भी टारगेट कर रहे हैं, किया जा सकता है, किया जाता रहा है। तो आतंक की गतिविधियों को फैलाने में और अंतर्राष्ट्रीय बनाने में बड़ा योगदान रहा है। अब आतंक की गतिविधियों को संपादित करने के लिए फिजिकल प्रेजेंस जरूरी नहीं है, रिमोट कंट्रोल टेररिज्म हम लोगों ने पढ़ा कि जो टेररिज्म है वो रिमोट कंट्रोल्ड है और दूर बैठे आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा सकता है, दूर बैठे आतंकी हमलों की गंभीरता को बढ़ाया जा सकता है। जैसे मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ 2008 में, रिमोट कंट्रोल टेररिज्म का एक अच्छा एग्जाम्पल है। वैसे जितने भी आतंकी हमले भारत में होते हैं सब रिमोट कंट्रोल टेररिज्म ही है, क्योंकि पाकिस्तान में बैठे हुए आका उसे कवर करते हैं, उसे कंट्रोल करते हैं। लेकिन मुंबई आतंकी हमला तो स्पष्ट प्रमाण है, क्योंकि सैटेलाइट फोन पकड़े गए, बातचीत इंटरसेप्ट की गई और पाकिस्तान में बैठे हुए लोग आतंकियों को निर्देश दे रहे थे कि किस तरीके से हमला करना है, सुरक्षा बल के जवान कहाँ से एंटर कर रहे हैं, तुम्हें कहाँ से अटैक करना है, और इसलिए हमले की गंभीरता बढ़ती रही। तो इन संचार साधनों का प्रयोग करके आतंकी हमलों की गंभीरता को भी बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया गया है। आतंकी हमलों के लिए स्लीपर सेल्स चाहिए, ओवरग्राउंड वर्कर्स चाहिए, बिना इनके आतंकी हमले को अंजाम नहीं दिया जा सकता। और बड़े पैमाने पर स्लीपर सेल्स का नेटवर्क तैयार करने, ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क तैयार करने में संचार साधन काम आते हैं, क्योंकि संचार साधनों के माध्यम से ऐसे लोगों से आसानी से कनेक्शन स्थापित किया जा सकता है, उनसे कनेक्टिविटी स्थापित की जा सकती है। तो सरलता से जो आतंक का नेटवर्क है उसको दूसरे क्षेत्रों तक, दूसरे देशों तक आसानी से विस्तृत किया जा सकता है, किया जाता रहा है। जम्मू कश्मीर में जो स्लीपर सेल्स का नेटवर्क बना, ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क बना, और भी देश में जब आप देखो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया तो कुछ यूट्यूबर पकड़े गए, डीआरडीओ का कर्मचारी पकड़ा गया, सीआरपीएफ का सैनिक पकड़ा गया। ये सब पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे, ये सब पाकिस्तान में संदेश भेज रहे थे भारत की गतिविधियों के बारे में, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। हमारे देश के लोग हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, काम पाकिस्तान के लिए कर रहे थे। संचार साधनों के कारण ही तो। अगर संचार साधन नहीं होते तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ भी इतनी मुखर तरीके से नहीं होती। तो संचार साधनों ने हर तरीके से, बड़े गंभीर तरीके से सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट करने का काम किया है। पाकिस्तान और चीन जैसे देश लगातार इस बात की कोशिश करते रहते हैं कि भारत के साइबर स्पेस को चोटिल पहुंचाया जाए। आज से नहीं, काफ़ी पहले से, जब राष्ट्रमंडल खेल 2010 में हुआ था। अब तो फिर से राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत दावा कर रहा है, लेकिन इसके पहले जब राष्ट्रमंडल खेल हुए 2010 में, तो उन राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान भी पाकिस्तान और चीन के हैकर्स ने राष्ट्रमंडल खेलों के साइबर स्पेस को नष्ट करने की कोशिश की। चीन और पाकिस्तान के हैकर्स लगातार डीआरडीओ और इसरो के जो वेबसाइट्स हैं, जो उनका सिस्टम है, उसमें लगातार एंटर करने की कोशिश करते रहते हैं, साइबर अटैक करते रहते हैं। हमेशा होता रहता है, रोज होता रहता है। कामयाब नहीं हो पाते वो, क्योंकि हमारी साइबर सिक्योरिटी मजबूत है, अच्छी है, लेकिन कोशिशें वो लगातार कर रहे हैं जिससे भारत के इस साइबर स्पेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट किया जा सके। तो इस तरीके से संचार साधन जहां एक और शासन को गति देने के साधन सिद्ध हुए हैं, वहीं दूसरी ओर उन्होंने हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां भी उत्पन्न की हैं। अब कैसे दुरुपयोग रोका जाए, इसका स्वाभाविक सी बात है कि संचार साधनों का उपयोग तो कम नहीं किया जा सकता, वो तो बढ़ेगा ही, डे बाई डे नई नई तकनीकें प्रयोग में लाई ही जाएंगी। लेकिन अब इन संचार साधनों के साथ साथ हमें यह प्रयास करना होगा कि जितने भी संचार साधनों के दुरुपयोग के अवसर हैं, जैसे साइबर अपराधी हैं उनकी धरपकड़ की जाए, जो साइबर आतंकी हैं उनकी धरपकड़ की जाए, जो हैकर्स हैं जो भारत पर हमले करते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, न्यूट्रलाइज किया जाए। तो हमें इस तरीके के कार्यों को तीव्र करना होगा, और इसमें भी हमें सूचना और संचार तकनीक की मदद ही लेनी पड़ेगी, उसकी सहायता के बिना संभव नहीं है। और अगर हम इसका कुशलतापूर्वक उपयोग नहीं कर पाते तो गंभीर घटनाएं जन्म लेती हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि भाई जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनकी सुसाइडल बम्बर के द्वारा हत्या की गई, लिट्टे ने हत्या करवाई। जो लिट्टे की बातचीत थी और सुसाइडल टेररिज्म के लिए जो पूरी प्लानिंग थी, वो बातचीत रिकॉर्ड कर ली गई खुफिया एजेंसियों के द्वारा, बातचीत रिकॉर्ड हो गई, लेकिन उसको डिकोड करने वाले अधिकारी नहीं थे, पोस्ट खाली थी, एक ही था अधिकारी, वो छुट्टी पर चल रहा था पर्सनल रीजन से। अन्यथा शायद इस दुर्घटना को होने से बचाया जा सकता था, इस दुर्घटना को होने से बचाया जा सकता था, लेकिन ये दुर्घटना रोकी नहीं जा सकी, बचाई नहीं जा सकी। उसका रीजन यही था। तो अगर हम लोग तब तो उतनी ज़्यादा तकनीकें नहीं थी हमारे पास, आधुनिक तकनीकों का भी विकास नहीं था, लेकिन अगर हमारे पास उस समय अच्छी तकनीकें रही होती तो हम उस हत्या को रोक सकते थे, आसानी से रोक सकते थे, क्योंकि बातचीत तो इंटरसेप्ट हो ही चुकी थी, डिकोड नहीं हो पाई समय से। तो जो संचार साधन है, अगर उन संचार साधनों का हम कैपेबल उपयोग कर लेते हैं, सक्षम उपयोग कर लेते हैं, तो वही आंतरिक सुरक्षा के खतरे को रोकने में भी मदद करते हैं। लेकिन अगर हम उनका सक्षम उपयोग नहीं कर पाते और मिसयूज की संभावनाएं बनी रहती हैं, तो आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरे भी बने रहते हैं। तो लिखो संचार साधनों, हेडिंग लिखो संचार साधनों से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती। चुनौती ही लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, वो तो भूमिका हमने वैसे पढ़ लिया, तो संचार साधनों से चुनौती कर देते हैं। संचार साधनों से चुनौती, संचार साधनों से चुनौती लिखो। संचार साधनों का उपयोग कर, संचार साधनों का उपयोग कर शासन प्रशासन की गुणवत्ता में प्रभावी वृद्धि की जा सकती है। शासन प्रशासन की गुणवत्ता में प्रभावी वृद्धि की जा सकती है, और शासन प्रशासन की गुणवत्ता में प्रभावी वृद्धि की जा सकती है, और आंतरिक सुरक्षा को प्रभावी और मजबूत बनाया जा सकता है,
और आंतरिक सुरक्षा को प्रभावी और मजबूत बनाया जा सकता है। इस प्रकार संचार साधन अच्छे शासन और आंतरिक सुरक्षा की मजबूती के बेहतर साधन हैं किंतु दूसरी ओर संचार साधनों ने विगत वर्षों में आंतरिक सुरक्षा को क्षति पहुंचाने में भी योगदान दिया है और चुनौतियां उत्पन्न की हैं जिसे निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है। पहला पॉइंट लिखो, संचार साधनों के माध्यम से आतंक या उग्रवाद जैसी विचारधाराओं का तीव्र प्रसार संभव हुआ है। तीव्र फैलाव संभव हुआ है। परिणाम स्वरूप आतंक को वैश्विक बनाने में संचार साधनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यही कारण है कि केरल पुणे जैसे भारतीय क्षेत्रों से आईएस जैसे आतंकी संगठनों में शामिल होने के लिए लोग जाते रहे हैं। ऐसे उदाहरण है। आईएस का जो ट्विटर हैंडलर था वो बेंगलुरु में ही रहता था। बेंगलुरु से आईएस का ट्विटर अकाउंट हैंडल करता था मेहदी मसरूर। तो आईएस का ट्विटर हैंडलर था, भारतीय नागरिक था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लाखों का पैकेज था। अगला पॉइंट लिखो, इसने साइबर स्पेस की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे उत्पन्न किए हैं। जैसे G20 सम्मेलन के दौरान 2023 में G20 के सम्मेलन के दौरान भारत के साइबर स्पेस पर उसे क्षति पहुंचाने के लिए लगभग 16 लाख हमले प्रति मिनट किए जा रहे थे। लगभग 16 लाख साइबर हमले प्रति मिनट किए जा रहे थे। 16 लाख साइबर हमले प्रति मिनट किए जा रहे थे। एम्स की वेबसाइट पर रैंसमवेयर, जो रैंसमवेयर है, मालवेयर है, वायरस है, रैंसमवेयर। एम्स की वेबसाइट पर रैंसमवेयर का हमला सारा डेटा चुरा ले गया था। एम्स की वेबसाइट पर रैंसमवेयर का हमला। डीआरडीओ और इसरो जैसे संस्थानों की वेबसाइट पर या संस्थानों के साइबर स्पेस पर लगातार होने वाले हमले इत्यादि। अगला पॉइंट लिखो, इसने साइबर आतंकवाद को प्रोत्साहन या बढ़ावा दिया है। अगला पॉइंट, इसने रिमोट कंट्रोल्ड टेररिज्म लिख चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं टेररिज्म में। इसने रिमोट कंट्रोल्ड टेररिज्म में वृद्धि की है। अर्थात दूर बैठे आतंकी हमलों का संचालन करते हैं। जैसे भारत में मुंबई हमला, अभी पहलगाम वाला, सारे पाकिस्तान वाले सारे हमले रिमोट कंट्रोल्ड हैं। अगला पॉइंट लिखें, इसने साइबर स्पेस में व्यक्ति की सुरक्षा और उसकी गोपनीयता की सुरक्षा के लिए गंभीर संकट उत्पन्न किया है।
गंभीर संकट उत्पन्न किया है। एआई के बढ़ते प्रयोग ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के बढ़ते प्रयोग ने इन खतरों में और वृद्धि की है। एआई के बढ़ते प्रयोग ने इन खतरों में और वृद्धि की है। पैरा चेंज करके लिखें या नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। जैसे अभी रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है तो साइबर वॉर होता है। संचार साधनों के बढ़ते प्रयोग ने, संचार साधनों के बढ़ते प्रयोग ने साइबर युद्ध की संभावनाओं को बढ़ाया है, साइबर युद्ध की संभावनाओं में वृद्धि की है। अब लिखो पैरा चेंज करके। संचार साधनों का प्रयोग, संचार साधनों का प्रयोग जिन चुनौतियों को विकसित करता रहा है, जिन चुनौतियों को विकसित करता रहा है, उनका समाधान भी इन्हीं संचार साधनों के माध्यम से ही किया जा सकता है। इन्हीं संचार साधनों के माध्यम से ही किया जा सकता है। अतः अतः इस दिशा में शोध किए जाने चाहिए। अतः इस दिशा में शोध किए जाने चाहिए और साइबर सक्षमता का विकास किया जाना चाहिए। साइबर सक्षमता का विकास किया जाना चाहिए। अब आंतरिक सुरक्षा को मीडिया से चुनौती। वैसे तो मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। चौथा स्तंभ इसलिए है क्योंकि जैसे सरकार के 3 स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका लोगों के लिए कार्य करते हैं, कानून बनाना, लागू करना, न्याय देना, उसी तरीके से मीडिया भी लोगों के लिए कार्य करता है। जो मुद्दे इन तीनों के द्वारा उपेक्षित हो जाते हैं, जनता की जिन समस्याओं पर ये तीनों स्तंभ ध्यान नहीं दे पाते हैं, मीडिया उन सारे मुद्दों को, उन सारी समस्याओं को प्रकाश में लाता है और उन पर कार्यवाही करने के लिए इन तीनों संस्थाओं को बाध्य करता है। और इस प्रकार मीडिया सरकार के चौथे स्तंभ के रूप में, 4th पिलर के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी कुछ ऐसे घटनाक्रम हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मीडिया ने विगत वर्षों में आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां उत्पन्न की हैं। कैसे उत्पन्न किया है मीडिया ने? पहली बात, कभी कभी जब आतंकी हमले हुए हैं तो उन आतंकी हमलों में मीडिया ने आतंकियों के मानवाधिकारों का मुद्दा उठाया है। अभी तो थोड़ा मीडिया का ये वाला नेचर कम हो गया है, ये स्वरूप कम हो गया है क्योंकि सरकार सख्त हो गई है इस मामले को लेकर के। वरना मीडिया इस तरीके की भूमिका निभाता था। जैसे जम्मू कश्मीर में हमारे सेना के जवानों ने किसी आतंकी को मार गिराया अगर, तो उस आतंकी को एक अच्छा आदमी बताने का प्रयास मीडिया करने लगता था। मीडिया का एक वर्ग, 1-2 चैनल ऐसे थे, 1-2 टीवी चैनल, 1-2 पत्रकार ऐसे थे जो उस आतंकी को अच्छा बताने की कोशिश करते थे और सेना के अधिकारियों को, हमारी सेना को विलन बताने की कोशिश करते थे। सेना को विलन बताने और उसे अच्छा बताने की कोशिश में वे सहारा किस चीज़ का लेते थे? उसके मानवाधिकारों का, आतंकियों के मानवाधिकारों का सहारा लेकर के इस तरीके के काम करते थे। फिलहाल सरकार की सख्ती के बाद अब ऐसे काम रुक गए। 1-2 पत्रकार जो इस तरीके की हरकतें करते थे, अब वो टीवी चैनल ने उनको बाहर निकाल दिया है। अब वो टीवी चैनल में नहीं है। इसलिए जो इस तरीके की हरकतें टीवी चैनल के माध्यम से होती थी, न्यूज़ चैनल के माध्यम से होती थी, वो रुक गई। क्योंकि आप सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बना लीजिए और कुछ भी बकबक कीजिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप किसी संस्था से जुड़े हैं, किसी न्यूज़ चैनल से जुड़े हैं, किसी समाचार पत्र से जुड़े हैं जिसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टेटस है, वहां जुड़ करके अगर आप कोई बात कहते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है, उसे लोग गंभीरता से लेते हैं। तो मीडिया ने इस तरीके की हरकतें पहले की हैं, लेकिन फिलहाल रोक लगाई गई है और सख्ती के बाद जो ऐसे पत्रकार थे जो इस तरीके की हरकतें करते थे, वो न्यूज़ चैनल से बाहर किए जा चुके हैं। वो अपना 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 मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना के वो करते रहते हैं, बकबक करते रहते हैं। लेकिन अब कोई इंस्टीट्यूशनल डिवाइस नहीं है उनके पास। पहले न्यूज़ चैनल उनका इंस्टीट्यूशनल डिवाइस था जिसके माध्यम से वो इस तरीके का काम करते थे। और इसका नुकसान क्या होता था? हमारी सेना का मनोबल गिरता था, सेना के बारे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब की जाती थी, भारतीय सेना को आतताई बताया जाता था और जम्मू कश्मीर के जो आतंकी हैं उनको अच्छा आदमी, स्वतंत्रता का सिपाही और इस तरीके से उनकी पॉजिटिव छवि पेश करने की कोशिश की जाती थी। उसका परिणाम ये होता था कि आतंकवाद बढ़ता था। उसका परिणाम ये होता था कि आतंकवाद का मनोबल मजबूत होता था, आतंकियों का मनोबल मजबूत होता था। उन्हें लगता था कि भाई बहुत ऊंचे स्तर पर बैठ करके कोई हमारे पक्ष में बोल रहा है। तो मीडिया ने इस तरीके का रोल प्ले किया है विगत वर्षों में। कभी कभी मीडिया अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में खबरों का असंवेदनशील प्रसारण भी करता है। जैसे जब पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ तो एनडीटीवी चैनल ने उस दौरान पठानकोट एयरबेस पर जब सर्च ऑपरेशन चल रहा था, 72 घंटे चला था, सर्च ऑपरेशन के दौरान ही पठानकोट एयरबेस की संवेदनशील जानकारियां लाइव टेलीकास्ट कर दी कि यहाँ पर सेना के अधिकारी हैं, यहाँ पे हमारे हथियार रखे गए हैं, यहाँ लड़ाकू जहाज रखे गए हैं, यहाँ मीटिंग होती है। तो इससे तो पाकिस्तान में देख करके और अटैक को और गंभीर बनाया जा सकता था। नतीजा ये हुआ कि सरकार ने निर्णय लिया कि इस पर 8 दिनों के लिए बैन कर दिया जाएगा, 1 हफ्ते 10 दिन के लिए बैन कर दिया जाएगा, इसका प्रसारण पूरे देश में रोक दिया जाएगा, एनडीटीवी प्रसारण नहीं कर पाएगा। लेकिन फिलहाल मीडिया घरानों का दबाव पड़ने लगा और तमाम सरकार पर दबाव पड़ने लगा, तो सरकार ने अपना ये स्टैंड विड्रा कर लिया, वापस ले लिया।
लेकिन मीडिया ने इस तरीके की भूमिका निभाई। यही मीडिया का यही रोल होलोग्रामेटिक टेररिज्म को प्रमोट कर सकता है। होलोग्रामेटिक टेररिज्म को प्रमोट कर सकता है। इसका मतलब यह है कि जब मीडिया आतंक के विषय में सूचनाओं को प्रसारित कर रहा है और आतंक को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, आतंक को नीचा नहीं दिखा रहा है, बल्कि आतंक की घटनाओं का इस प्रकार प्रसारण कर रहा है कि उसका प्रचार हो, उसको एक ग्लैमराइज रूप में लोग देखने लगे, या फिर उसके माध्यम से एक अवांछित भय पैदा होने लगे, जो नहीं है वो भय भी पैदा होने लगे, क्योंकि मीडिया दिखा रहा है। तो मीडिया दिखाता है तो ऐसे तो दिखाता नहीं है जैसे हम पढ़ा रहे हैं। एक लाइन बताने के लिए आधे घंटे का प्रोग्राम बनाते हैं। वो आधे घंटे का प्रोग्राम बनाते समय तरह तरह की बातें बढ़ा चढ़ाकर, बस अब आप देखने वाले हैं, विश्व खतरे में है, धरती विनाश की ओर है, समंदर में सब डूबने वाला है, न जाने क्या क्या। काम की बात एक लाइन होती है, यानी मुश्किल से 20-25 सेकंड। उस 20-25 सेकंड के प्रोग्राम के लिए वो आधे घंटे का प्रोग्राम बनाते हैं, और वो 20-25 सेकंड अंतिम जो 20वां-25वां मिनट होता है उसमें आपको जाके पता चलता है। बाकी आप केवल बोर होते हैं बुरी तरीके से, तरह तरह की फोटो दिखाकर, तरह तरह के प्रेजेंटेशन करके, तरह तरह के क्रिएटिव दिखा करके, तरह तरह की उल्टी सीधी बातें बोल करके ऐसा भय का वातावरण पैदा करेंगे कि जैसे मानो बस अभी अभी आपने इधर टीवी बंद किया और इधर धरती का सर्वनाश हो गया। ऐसे दिखाते हैं न्यूज चैनल वाले। तो ये जो रिपोर्टिंग है इनकी, ये जो अनावश्यक बढ़ा चढ़ा करके और भय क्रिएट करने वाली रिपोर्टिंग है, जब यही टेररिज्म के संदर्भ में होती है, जब यही टेररिज्म के संदर्भ में होती है, तो वो होलोग्रामेटिक टेररिज्म हो जाता है कि वो आतंकवाद को भी इसी तरीके से बढ़ा चढ़ा के पेश करने लगते हैं, बताने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि बस आपके चारों ओर आतंकी ही बैठे हैं, बस आपके घर में घुसने वाले हैं अभी लेके AK-47 AK-56, इसलिए दुबक के बैठ जाइए, नहीं घर छोड़ के भाग जाइए। तो इस प्रकार की जो मीडिया की रिपोर्टिंग यही होती है, मीडिया यही करता है, सच्चाई तो कम दिखाता है। हमने बताया 20-25 सेकंड की बात अगर आपको मीडिया को बतानी है तो आधे घंटे प्रोग्राम बता करके आपका समय बर्बाद कर देता है। मैंने तो देखना ही बंद कर दिया टीवी चैनल, न्यूज चैनल, महीनों हो गए देखे हुए। क्या करें? जो बात आप 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट में सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके लिए 1 घंटा आपको तबाह करना पड़ता है। बर्बाद नहीं है, तबाह है। 1 घंटे की तबाही अगर आपको मंजूर है तो आप न्यूज चैनल देखिए। तो ये जो मीडिया अगर इस तरीके का जो टेररिज्म के बारे में जब इस तरीके की चीजें फैलाता है, आतंक के विषय में इस तरीके की चीजें फैलाता है, तो वो होलोग्रामेटिक कहलाता है। होलोग्राम देखा है ना, किताबों पर लगा होता है, किसी चीज पर लगा होता है, ये असली बताने के चक्कर में कि भाई ये हमारा सामान असली है, तो हमने अपना होलोग्राम बना दिया। अट्रैक्शन होता है, अलग से चमकीला होता है, चमक धमक होती है। तो टेररिज्म को भी वो चमक धमक की तरीके से पेश करने लगता है। होलोग्रामेटिक टेररिज्म है, यानी जो भय नहीं है वो भय भी आपको दिखा देता है, जो खतरा होने वाला नहीं है उस खतरे को भी आपको बता देता है कैसा होने वाला है। तो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके पेश कर देता है टेररिज्म को। तो इससे टेररिज्म को ही बढ़ावा मिलता है, एक तरीके से उनकी ब्रांडिंग हो रही है, टेररिस्ट की ब्रांडिंग हो रही है, टेररिज्म की ब्रांडिंग हो रही है, और आपके भय के साथ खेला जा रहा है। तो मीडिया का ये जो रोल है वो होलोग्रामेटिक टेररिज्म कहलाता है। टेररिज्म का कोई प्रकार नहीं है, बेसिकली टेररिज्म का कोई प्रकार नहीं है, बल्कि मीडिया का रोल है जो आपके मन में एक तरीके का भय क्रिएट करता है टेररिज्म को लेकर के, और टेररिज्म की एक्टिविटी को बहुत बढ़ा चढ़ा करके पेश करने लगता है, प्रस्तुत करने लगता है। तो मीडिया का निगेटिव रोल है ये। अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में मीडिया कभी कभी आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा भी उत्पन्न कर देता है। जैसे जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ, तो मुंबई आतंकी हमले का लाइव प्रसारण टीवी चैनल करने लगे। सब अपना अपना कैमरा लेकर के पहुंच गए। देखिए देखिए देखिए, मेरा जीवन खतरे में है, लेकिन मैं आपके साथ, आपके लिए सबसे पहली बार आपको दिखा रहा हूं, इसके अलावा कोई नहीं दिखा रहा, बस केवल मैं दिखा रहा हूं, मैंने अपनी जान जोखिम में डाल दी आपको दिखाने के लिए। हर टीवी चैनल पहले ये जरूर बताता है कि और कोई नहीं दिखा रहा है, बाकी सब निकम्मे हैं, बाकी सब मक्कार हैं, केवल आप जो मुझे देख रहे हैं, बस केवल मैं ही आपको सच्ची तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, मैं ही आपको असलियत दिखाने जा रहा हूं, जान पे खेल के आपको असलियत दिखा रहा हूं। बाकी जितना मीडिया समुदाय है पूरे विश्व का सब निकम्मा है, केवल मुझे देखते रहिए, मेरे चैनल को देखते रहिए, मैं ही आपको असली बात दिखा रहा हूं। तो ये कहते शर्म भी नहीं आती बैठे हुए पत्रकारों को, लेकिन क्या कहें, गजब का मीडिया की चुचलेबाजी है इस देश में, मीडिया का ड्रामा है इस देश में, ड्रामेटिक तरीके से मीडिया पेश किया जा रहा है। तो जब मुंबई हमला हुआ 2008 में, तो मुंबई हमले के दौरान इसी चक्कर में कि कौन ज्यादा कवर कर रहा है, कौन ज्यादा जान जोखिम में डाल रहा है, बाकी सब निकम्मे नहीं दिखा रहे, केवल मैं दिखा रहा हूं, बहुत क्लोज फुटिंग्स, क्लोज लाइव रिकॉर्डिंग आतंकी हमलों की कवर की गई कि हमारे LSG कमांडो देखिए अभी ताज होटल ताज के छत पर उतरे हैं, ये देखिए खिड़की से जा रहे हैं कवर करने के लिए। और ये सारी कवरेज मीडिया की पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी देख रहे थे, और पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी देख करके जो कसाब और उनके साथी जिन्होंने अटैक किया था, उनको सैटेलाइट फोन के जरिए निर्देश दे रहे थे कि देखो LSG के कमांडो उतर चुके हैं, इस वाली खिड़की से एंटर कर रहे हैं, तुम उधर चले जाओ, वहां से इनको सीधा निशाना बना लो, तुम इनको मार सकते हो। नतीजा ये होता था कि हमारी ये सारी खुफिया इन्फॉर्मेशन लीक हो रही थी और हमारे कमांडोज मारे जा रहे थे, हमारे जवान शहीद हो रहे थे। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, क्योंकि हमारे LSG कमांडोज इतने एफिशिएंट हैं ऑपरेशन चलाने में,
और आतंकी हावी पड़ रहे हैं, आतंकी भारी पड़ रहे हैं। बाद में पता चला कि जो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी है और भारत की खुफिया एजेंसी है, दोनों ने मिल करके जो सैटेलाइट फोन के जरिए आतंकियों के द्वारा निर्देश दिए जा रहे थे, इसको ट्रैप किया, इसको इंटरसेप्ट किया। जब ये बातचीत इंटरसेप्ट की गई तो सुरक्षा एजेंसियों के नीचे से जमीन खिसक गई कि ये तो पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी टेलीविजन का लाइव टेलीकास्ट देख करके और आतंकियों को सैटेलाइट फोन के जरिए डायरेक्ट निर्देश दे रहे हैं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, यहाँ सुरक्षा बल का जवान छिपा हुआ है, यहाँ पोजीशन लिया हुआ है, तुम यहाँ से हमला कर दो। तब जाकर के इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भारत सरकार को खबर की। भारत सरकार ने मीडिया की रिपोर्टिंग, तो सारे मीडिया चैनल्स को तुरंत वहां से भगा दिया गया, हटा दिया गया, और लाइव रिकॉर्डिंग, लाइव टेलीकास्ट रोका गया। और जब लाइव टेलीकास्ट रोका गया तब हमारे एनएसजी कमांडोज को सारे आतंकियों को मारने में कामयाबी मिली, क्योंकि अब आतंकियों का इनपुट खत्म हो गया। आतंकियों का इनपुट खत्म हो गया तो फिर हमारे एनएसजी कमांडो के आगे तो टिक नहीं सकते, तब मारे गए। तो मीडिया की अगर असंवेदनशील टेलीकास्ट है तो यह असंवेदनशील टेलीकास्ट हमारे लिए सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता रहा है। और अपने टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट बढ़ाने के चक्कर में मीडिया कभी कभी इस तरीके की असंवेदनशील खबरें प्रकाशित करता रहा है। बाकी वैसे तो हमने बताया मीडिया चौथा स्तंभ है, अच्छा है, लेकिन कुछ गड़बड़ियां भी रही हैं विगत वर्षों में। जैसे पेड न्यूज़ है, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है। हम लोगों ने जब गवर्नेंस पढ़ा है तो वहाँ मीडिया की भूमिका में कमियां लिख ली हैं, इसलिए उन कमियों को यहाँ लिखने की जरूरत दोबारा नहीं है। गवर्नेंस में हम लोगों ने लिखा है इन सारी बातों को कि मीडिया के रोल में क्या कमियां हैं। पेड न्यूज़ चलाया जाता है, राजनीतिक झुकाव प्रदर्शित किया जाता है, निष्पक्षता नहीं है, किसी न किसी राजनीतिक घराने से कोई न कोई मीडिया संबंध होता जा रहा है, राजनेताओं का पैसा लगा है मीडिया चैनल में, तो उन्हीं की बात कहेंगे वो, तो निष्पक्षता प्रभावित हुई है मीडिया की। हालांकि मीडिया की स्वतंत्रता की रैंकिंग में भारत की मीडिया को बहुत नीचे दिखाया जाता है, वो सब बकवास की रैंकिंग है, उसका कोई मतलब नहीं है। सब मैनिपुलेटेड रैंकिंग होती है। जब जिसको दबाव बनाना हो उसको नीचे दिखा दो, जब इसको दबाव ना बनाना हो उसको ऊपर दिखा दो, वो सब मैनिपुलेटेड होती है। क्योंकि रैंकिंग के लिए कौन कौन से आधार आप कंसीडर करेंगे, कभी भी एक आधार बढ़ा दीजिए, कभी भी एक आधार घटा दीजिए, और उस एक आधार घटा के बढ़ा के आप किसी भी देश की मीडिया को, किसी भी देश की संस्था को ऊपर दिखा सकते हैं, नीचे दिखा सकते हैं। लेकिन ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग तैयार होती है तो लोग पढ़ते हैं, उसको देखते हैं, नोटिस करते हैं। लेकिन मैं ऐसी रैंकिंग को बकवास मानता हूँ, क्योंकि कोई भी रैंकिंग फेयर नहीं होती। इंटरनेशनल लेवल पर जो भी रैंकिंग तैयार की जाती है, किसी भी रैंकिंग को तैयार करने में कोई फेयरनेस नहीं होती। और इसकी जीती जागती तस्वीर मैं आपको बताऊं, पढ़ा है हम लोगों ने, गवर्नेंस में पढ़ा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो मानवाधिकारों की रैंकिंग तैयार करता है, भ्रष्टाचार की रैंकिंग तैयार करता है, खुद हवाला कारोबार जो संगठित अपराधियों के द्वारा किया जाता है, खुद हवाला कारोबार के जरिए दूसरे देशों में पैसा भिजवाता है। भारत में भी हवाला कारोबार के जरिए पैसा भिजवाता है। जो एजेंसी खुद करप्ट है, महाकरप्ट है, अपराधियों के साथ साठगांठ से जुड़ी हुई है, वो दुनिया को बताती है कि भ्रष्टाचार में कौन सा देश किस रैंक पर है। वो दुनिया को बताता है कि भ्रष्टाचार में कौन सा देश किस रैंक पर है। तो इसलिए मैं इन सब चक्करों में नहीं पढ़ता। लेकिन ठीक है, न्यूज़पेपर में रैंकिंग वगैरह छपती है, आप लोग भी पढ़ते हैं, पढ़ा जाता है, भाई ये परंपरा है पढ़ने की, क्योंकि छापा जाता है तो पढ़ने की परंपरा है, तो आप पढ़िए, परंपरा फॉलो कीजिए। लेकिन सब घटिया रिपोर्टिंग है, एक भी सही रिपोर्टिंग नहीं होती, सब मैनिपुलेशन है, आंकड़ों का मैनिपुलेशन है। मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया कि भ्रष्टाचार की रैंकिंग बनाने वाली संस्था खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, खुद भ्रष्टाचारी है, और दुनिया को बताती है कि कौन सा देश भ्रष्टाचार में किस पायदान पर है, भ्रष्टाचार से निपटने में किस पायदान पर है। तो इससे बड़ा मजाक हो नहीं सकता, इससे बड़ा मजाक हो नहीं सकता इंटरनेशनल रैंकिंग का। तो लेकिन फिलहाल रैंकिंग तैयार होती है, तैयार हो रही है। लिखो, मीडिया से चुनौती। और रैंकिंग आप देखिए, वो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को बाधित करने के लिए एक फर्म बनाई गई अमेरिका में। फर्म बना करके ये बताया गया कि भारत में कुछ कंपनियां हैं जो गलत तरीके से निवेश करती हैं, गलत तरीके से काम कर रही हैं, तमाम सारी बातें। सबूत एक भी बात का नहीं दिया गया, बस केवल सब कुछ होलोग्रामेटिक था, बढ़ा चढ़ा के पेश करने वाली बात थी। नतीजा ये हुआ कि बहुत सारी कंपनियों के शेयर डाउन हुए, भारत की आर्थिक छवि विदेशों में खराब हुई। और जब इस बात की न्यायालय में मुकदमा भी चला, हमारे यहाँ भी न्यायालय में मुकदमा चला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जांच हुई, पता चला सब फर्जीवाड़ा था। और जिस संस्था ने ये रैंकिंग तैयार की थी, वो संस्था अपना शटर डाउन करके भाग गई। अब उस संस्था नाम की कोई संस्था विश्व में अस्तित्व में नहीं है, कोई संस्था अस्तित्व में है ही नहीं। लेकिन एक विशेष समय में उस संस्था ने जन्म लिया, भारत की आर्थिक व्यवस्था को कमजोर दिखाने के लिए फर्जी रैंकिंग तैयार की, फर्जी रिपोर्ट तैयार की, और फर्जी रिपोर्ट तैयार करके और खूब 2 साल खूब मामला उछला। 2 साल के बाद जिसने वो संस्था बनाई थी, संस्था बंद करके भाग गया, अमेरिका छोड़ के भाग गया, और संस्था का कार्यालय बंद हो गया, वो संस्था रही नहीं। तो ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे बड़े कैलकुलेशन चलते हैं, बड़ा मैनिपुलेशन चलता है, बहुत अलग किस्म की राजनीति है वहाँ, अलग किस्म का गेम चलता है, गेम प्लान होता है। अमेरिका गेम प्लान करता है डीप स्टेट का प्रयोग करके, और करता रहा है। 40 से ज़्यादा देशों में अमेरिका सरकारें गिरा चुका है अब तक। जहाँ सरकारें नहीं गिरा पाया, उसने वहाँ के राष्ट्रपति की हत्या तक करवा दी, अमेरिका ने ऐसा काम किया। तो वो अमेरिका की जमीन इस मामले में बहुत कुत्सित है और कुटिल है। लिखो, मीडिया से चुनौती। लिखो, आंतरिक सुरक्षा को मीडिया से चुनौती। लिखो, मीडिया लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ है। मीडिया लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ है। इस प्रकार मीडिया लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ है। इस प्रकार शासन और विकास का, इस प्रकार शासन और विकास का एक अच्छा साधन है, शासन और विकास का एक अच्छा साधन है। किंतु विगत वर्षों में मीडिया ने यदा कदा, कभी कभी जिस प्रकार भूमिका निभाई है,
जिस प्रकार भूमिका निभाई है, उसने आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां उत्पन्न की हैं, उसने आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां उत्पन्न की हैं, अथवा चुनौतियों में वृद्धि की है, इसे निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है। पहला पॉइंट लिखो, यदा कदा मीडिया ने राष्ट्र विरोधी और विखंडनकारी विचारों को बढ़ाने में भूमिका निभाई है, अगला पॉइंट, यदा कदा मीडिया ने आतंकवादियों और उग्रवादियों के मानवाधिकारों का मुद्दा उठाया है, आतंकवादियों या उग्रवादियों के मानवाधिकारों का मुद्दा उठाया है, जिसने परोक्ष रूप से आतंकवाद और उग्रवाद को समर्थन प्रदान किया है, अगला पॉइंट लिखो, यदा कदा मीडिया ने टीआरपी बढ़ाने के लिए टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में या टीआरपी बढ़ाने के लिए खबरों का, समाचारों का असंवेदनशील प्रसारण किया है, जिसने कभी कभी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न किया है, जैसे 2008 में मुंबई हमले के दौरान न्यूज़ चैनल के द्वारा लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था, जिससे सुरक्षा बलों के मूवमेंट की जानकारी पाकिस्तान में बैठे आतंकी प्राप्त कर रहे थे, और वे इसकी सूचना आतंकी हमले करने वाले आतंकियों को प्रेषित कर रहे थे। इसने हमले की गंभीरता में वृद्धि की, आतंकी हमले की गंभीरता में वृद्धि की। खुफिया एजेंसियों की सूचना पर जब यह प्रसारण रोका गया, तब हमलों को नियंत्रित करने में सहायता मिली। अगला पॉइंट लिखें, कभी कभी मीडिया आतंकवाद के प्रसारण के संबंध में असंवेदनशीलता का प्रदर्शन कर आतंक के भय का विस्तार करता है और अवास्तविक भय को भी प्रकट करता है, जो नहीं है उसको भी, और अवास्तविक भय को भी प्रकट करता है। इसे होलोग्रामेटिक टेररिज्म कहा जाता है। अर्थात यह एक प्रकार से आतंक के लिए मीडिया का दुरुपयोग है। जो आतंक के लिए होता है, चाहे अनचाहे तरीके से। पैरा चेंज करके लिखो, अतः मीडिया को रेगुलेट करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाने चाहिए।
मीडिया को रेगुलेट करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाने चाहिए। अब सोशल मीडिया से चुनौती। तो सोशल मीडिया भी हम लोग गवर्नेंस में तो पढ़ चुके हैं, सोशल मीडिया गवर्नेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर किन्हीं बच्चों का नहीं हुआ होगा तो जब होगा गवर्नेंस तो वहाँ पर पढ़ेंगे सोशल मीडिया गवर्नेंस। इसका मतलब है कि जो सोशल मीडिया के साधन हैं उनका अब शासन प्रशासन में उपयोग हो रहा है। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, उन सब का प्रयोग हो रहा है। सारे मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब ट्विटर पर हैं और जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, जानकारियां हैं, ट्वीट करते रहते हैं। फेसबुक पर विभाग हैं, विभाग जानकारियां पोस्ट करते रहते हैं। और व्हाट्सएप पर विभागों के व्हाट्सएप बने हैं, जो विभाग व्हाट्सएप के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे की सूचनाएं प्रेषित करते रहते हैं। यहाँ तक कि जो लॉ एंड ऑर्डर वाली एजेंसियां हैं वो भी व्हाट्सएप से एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल मिला करके सोशल मीडिया का शासन प्रशासन में उपयोग बढ़ रहा है। वो हम लोग गवर्नेंस में पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं। यहाँ हमारा कंसर्न सोशल मीडिया कैसे इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट क्रिएट करता है ये समझना है। सोशल मीडिया के साधन ने लोगों को बड़ी तेजी से कनेक्ट किया है। आप दिन में जरूर सोशल मीडिया पर एक्टिव होते होंगे, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, तमाम, और अपना समय खूब बर्बाद करते होंगे। समय की बर्बादी है, कहीं कहीं यूज़ है, कहीं कहीं उपयोग है, लेकिन आपके लिए तो वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्योंकि आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं और सिविल की तैयारी करने में आपको इन सब चीज़ों से जितना दूर रहें उतना अच्छा है। केवल बहुत ज़रूरत की चीज़ या ज़रूरत के समय ही आप उपयोग करें तो बेहतर है। फिलहाल इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सोशल मीडिया विगत वर्षों में खतरा बना है, खतरनाक सिद्ध हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे विचारों का तीव्र प्रसारण होता रहा है। फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से ऐसे तमाम पेज बनाए गए हैं, धर्म के आधार पर पेज बनाए गए हैं, और धर्म के आधार पर धार्मिक कट्टरता फैलाई जाती है। लोगों के लिए धर्म अफीम से भी बुरा नशा है, और जब अफीम से भी बुरा नशा है और लोग नशेड़ी हैं धर्म के, तो ऐसे प्लेटफॉर्म से अटैच होते हैं, जुड़ते हैं, और धीरे धीरे ये प्लेटफॉर्म जो धर्म के आधार पर बनाए गए हैं वो लोगों की कट्टरपंथी विचारधारा को प्रोत्साहित करते हैं। देखते हैं कि जो व्यक्ति ज़्यादा कट्टरपंथी विचारों को लेकर के हमारे साथ आगे बढ़ रहा है, उसे वे दूसरे प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर देते हैं कि भाई एक और प्लेटफॉर्म है, उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि वो इससे ज़्यादा कट्टरपंथी है और बेसिकली आतंकी है। और इस तरीके से बड़ी आसानी से धर्म के नाम पर लोग आतंक से लोगों को जोड़ लेते हैं। तो धर्म आतंक का साधन है, सहारा है। पूरे विश्व में यह दुर्भाग्य का विषय है, लेकिन यह सत्य है कि पूरे विश्व में एक धर्म के नाम पर आतंकवाद फैलाया जाता है। लश्कर ए तैयबा, अल कायदा, आईएस, बोको हराम, हिजबुल मुजाहिदीन, हुजी, जितने भी आतंकी संगठनों का नाम लो, वो केवल एक धर्म की मान्यताओं के आधार पर ही बनाए गए, केवल एक धर्म की मान्यताओं के आधार पर ही निर्मित हुए। और इस धर्म के आधार पर जो पेजेस बनाए गए हैं और जो धर्म के व्याख्याकार ऐसे पेजेस को चलाते हैं, वे सब धर्म की गलत व्याख्या करते हैं, धर्म की गलत व्याख्या करके लोगों से कनेक्ट करते हैं, लोगों को कनेक्ट करते हैं, और धीरे धीरे लोगों को कट्टरपंथी बनाते हैं, और कट्टरपंथी बनाते बनाते उन्हें आतंकी बना डालते हैं। इस तरीके से सोशल मीडिया ने धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दिया, नंबर एक। दूसरी ओर उसने जो आतंक की विचारधारा है, उग्रवाद की विचारधारा है, उसको अंतर्राष्ट्रीय बना दिया, वैश्विक बना दिया, और आतंक से लोगों को जोड़ने का काम किया। एक तरीके से सोशल मीडिया आतंकियों के लिए भर्ती एजेंट है, भर्ती एजेंट की तरीके से काम कर रहा है। इसने बड़े पैमाने पर आतंकियों की घटनाओं को वैश्विक बनाया है और ग्लोबल टेररिज्म को विस्तार दिया है। आज जो टेररिज्म का युग है, ग्लोबल टेररिज्म का युग है, और इस ग्लोबल टेररिज्म को ग्लोबल बनाने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो टेररिज्म का, ग्लोबल टेररिज्म का आज जैसा फॉर्मेट भी नहीं होता। ग्लोबल टेररिज्म का आज जैसा फॉर्मेट इसीलिए है क्योंकि सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के कारण ही ग्लोबल टेररिज्म का वर्तमान फॉर्मेट बना है, निर्मित हुआ है। इतना ही नहीं, विगत वर्षों में सोशल मीडिया ने तरह तरह की हिंसा को प्रोत्साहित किया है। कहीं भीड़ हिंसा को इसने जन्म दिया है, भीड़ हिंसा को उकसाया है, कहीं जाति आधारित हिंसा को, कहीं संप्रदाय आधारित हिंसा, धर्म आधारित हिंसा को इसने प्रोवोक किया। और बहुत सारे ऐसे सांप्रदायिक दंगे हुए हैं जो केवल सोशल मीडिया के कारण हुए हैं। फेसबुक पर एक पोस्ट किसी ने की, पता नहीं कहाँ की थी, लेकिन उसको अपने इलाके से जोड़ दिया कि हमारे इलाके में देखो मारा जा रहा है, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को मार रहे हैं, सब फर्जी लिख दिया। मार पिटाई की घटना कहीं और की है, शायद हमारे देश की भी नहीं है, लेकिन उसको एडिट किया, एडिटिंग आसान है, उसको एडिट किया, एडिट करके उस पर जगह का नाम लिख दिया, धर्म का नाम लिख दिया, और उसको फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। अब फेसबुक पर पोस्ट कर दिया, जो धर्मांध लोग हैं, धार्मिक कट्टर लोग हैं, वो पता चला बंदूक और तमाम चाकू और तलवार और लेकर के घर से बाहर निकल आए, और देखते देखते गंभीर हिंसा के रूप में कन्वर्ट हो गया। ऐसे बहुत सारी हिंसा बड़े पैमाने पर आसाम में, उत्तर प्रदेश में, तमाम ऐसे प्रदेशों में केवल और केवल फेसबुक की पोस्ट के कारण ऐसी गंभीर सांप्रदायिक हिंसा ने जन्म लिया है। तो आंतरिक सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया अलग अलग तरीके से थ्रेट क्रिएट करता रहा है। इसीलिए 2021 में सोशल मीडिया रेगुलेशन बनाया गया। जम्मू कश्मीर में व्हाट्सएप ग्रुप, जो हम लोगों ने जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पढ़ा था तो जो पत्थरबाजी होती थी, व्हाट्सएप ग्रुप बने थे पत्थरबाजों के, 5 मिनट में पहुंच जाते थे। पत्थरबाजी तब रुकी जब सोशल मीडिया को कंट्रोल किया गया। व्हाट्सएप ग्रुप, 75 व्हाट्सएप ग्रुप थे, 75 एडमिन थे व्हाट्सएप ग्रुप के, उन 75 एडमिन को पकड़ा गया, उनको एनआईए उठा ले गई। हालांकि उनकी काउंसलिंग की गई, काउंसलिंग करके उनको छोड़ दिया गया, भटके हुए युवा थे तो काउंसलिंग करके उनको छोड़ दिया गया। लेकिन उन 75 एडमिन को, व्हाट्सएप के जो ग्रुप संचालक थे, जब उनको उठा लिया गया तो उसके बाद पत्थरबाजी बंद हो गई हमेशा के लिए। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं होती, बल्कि अब कहीं सुरक्षा बल के जवान अगर आतंकियों के साथ मुठभेड़ करते हैं तो लोग तिरंगा लेकर के उनका सम्मान करते हैं। नजरिया ही बदल गया, नेचर ही बदल गया। तो ये व्हाट्सएप, हालांकि अभी जम्मू कश्मीर से एक बड़ी दुखद घटना घटी, राष्ट्रहित के लिए वो अच्छी नहीं है। जो वहां पर अभी
ईद उन नबी मिलाद का जो अवसर था, उस पर जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह था, अशोक चक्र, अशोक स्तंभ, उस राष्ट्रीय चिन्ह को धर्मांध लोगों ने तोड़ दिया, धार्मिक कट्टरपंथी लोगों ने तोड़ दिया। ये ठीक नहीं है, ये धार्मिक कट्टरता अच्छी बात नहीं है, ये धर्मांधता ठीक नहीं है, और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जीरो टॉलरेंस के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो ये देश के अन्य भागों में मैसेज जाएगा। और ये जितने भी धर्मांध लोग हैं, धार्मिक कट्टरपंथी हैं, ये भारतीय जो राष्ट्र चिन्ह है, आज उन्होंने अशोक स्तंभ को क्षति पहुंचाया है, कल तिरंगे को क्षति पहुंचाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं। भाई हामिद अंसारी हमारे देश का उपराष्ट्रपति था, मैं उसकी इज्जत बिल्कुल नहीं करता, बहुत सारे रीजन है मेरे पास। दुर्भाग्यवश 2 टर्म के लिए वाइस प्रेसिडेंट बना। आप उसकी पुरानी कभी भी रिकॉर्डिंग उठा के देख लीजिए, उसने कभी तिरंगे को सैल्यूट नहीं किया, नेवर। और कुछ दलों ने तो उसे राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाने की मुहिम शुरू कर दी थी, ऐसे देशद्रोही को। आप रिकॉर्डिंग उठा के देख लीजिए, उसने कभी तिरंगे को सैल्यूट नहीं किया। उसने कहा हमारा धर्म इजाजत नहीं देता कि हम तिरंगे को सैल्यूट करें। वो कहता था, दुष्ट व्यक्ति, कि हमारा धर्म इजाजत नहीं देता कि हम तिरंगे को सैल्यूट करें। ऐसे व्यक्ति को हमने 2 टर्म उपराष्ट्रपति बनाए रखा, 2 कार्यकाल हमने उपराष्ट्रपति बनाए रखा। तो ऐसे धर्मांध, ऐसे धार्मिक कट्टरपंथी और ऐसे धार्मिक पिछड़े हुए लोगों की जरूरत इस देश को नहीं है। सरकारों को सख्ती करनी पड़ेगी और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर एक्शन लेना पड़ेगा, कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। और अगर सरकारें लापरवाही करेंगी तो यह देश के भविष्य के लिए बेहद खतरनाक साबित होने वाला है, ये देश की सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक साबित होने वाला है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ कभी भी नरमी अपनाई नहीं जानी चाहिए। जितना कठोर से कठोरतम दंड हो सकता है, वह कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए जो राष्ट्र के सम्मान और राष्ट्र के प्रतीकों के साथ जो खिलवाड़ करते हैं या छेड़छाड़ करते हैं। एक नजीर बनना चाहिए, एक उदाहरण बनना चाहिए दंड। ऐसे लोगों के लिए दिया जाने वाला दंड समाज के लिए उदाहरण बनना चाहिए। ऐसा कठोर दंड मिलना चाहिए इन लोगों को, ऐसा कठोर दंड मिलना चाहिए जो समाज के लिए एक उदाहरण बने, जिससे राष्ट्र की अस्मिता और राष्ट्र के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का जो ये धर्म के नाम पर नाटक है, धर्म के नाम पर तांडव है, ये इस देश में बंद किया जाए। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और अगर आज सरकारें बर्दाश्त करेंगी तो ये देश के भविष्य के लिए बेहद खतरनाक साबित होगा। इसलिए ऐसी प्रवृत्तियों वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करना है। उन लोगों को अगर भारत में रहना है तो अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। आप किसी भी धर्म के अनुयायी हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा देश हर धर्म का आदर करता है, लेकिन आपको हमारे राष्ट्र के चिन्हों का आदर करना पड़ेगा। तिरंगे का, अशोक स्तंभ का, संविधान का आदर करना पड़ेगा। निरादर करोगे तो देश से बाहर खदेड़ देंगे। इस देश में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जो लोग इस तरीके से हमारे राष्ट्र के प्रतीकों के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, और इस देश के इस शर्म की बात है कि सोशल मीडिया ने इस बात पर तेजी से रिएक्ट नहीं किया। सोशल मीडिया को रिएक्ट करना चाहिए और ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए जिन लोगों ने इस तरीके की हरकतें की हैं। और सरकार को तो कड़े एक्शन लेने ही चाहिए, क्योंकि ऐसे धार्मिक कट्टरपंथी बर्दाश्त नहीं होंगे इस देश में। जो संविधान की इज्जत न कर सकें, जो अशोक स्तंभ की इज्जत न कर सकें, जो तिरंगे की इज्जत न कर सकें, ऐसे लोग इस देश में बर्दाश्त नहीं होंगे। और ऐसे लोगों को हमें भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, समाज को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। बहुत कट्टरता है तो चले जाओ, तमाम पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं विश्व में। अगर धार्मिक कट्टरता दिखानी है तो विश्व में 57 इस्लामिक कंट्रीज है, चले जाइए वहां पर। भारत धार्मिक सहिष्णु राष्ट्र है, भारत धार्मिक सहिष्णु राष्ट्र है, और यहाँ कट्टरपंथियों की जगह नहीं है। आपको कट्टरता दिखानी है, आप चले जाइए, 57 देश हैं इस्लामिक कंट्री के नाम पर, किसी भी देश में चले जाइए। भारत में रहने की, भारत नहीं बर्दाश्त करेगा ऐसे लोगों को, और हमको बर्दाश्त भी नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को। ये बेहद खराब नजरिया है जो अभी वहां पर अशोक स्तंभ को क्षति पहुंचा करके, धर्म के नाम पर क्षति पहुंचा करके कुछ लोगों ने ये मैसेज देने की कोशिश की है। ये बहुत ही घटिया और बहुत ही घिनौना मैसेज है। तो सोशल मीडिया को हमें सिक्योरिटी के लिए बहुत पॉजिटिव तरीके से यूज करने की जरूरत है, और ऐसे लोग जो देश की सुरक्षा के लिए किसी न किसी रूप में खतरा बनते हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध हमें कठोर से कठोरतम कार्यवाही करने की इच्छा शक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से भी, सरकारों के माध्यम से भी प्रदर्शित करना होगा। तो 2021 में सरकार ने सोशल मीडिया के रेगुलेशन के लिए कानून बनाया, क्योंकि सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी होता रहा। और बड़े मजे की बात है कि जो जम्मू कश्मीर का वर्तमान मुख्यमंत्री है वो ऐसे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। वोट बैंक की राजनीति है, घटिया राजनीति है, घटिया राजनीति, घटिया राजनेता। लेकिन भाई उनकी किस्मत अच्छी है, उनके सितारे बुलंद हैं, ग्रह नक्षत्रों का साथ है, ऊंचे पदों पर बैठे हैं। अन्यथा ऐसी घटिया सोच वाले लोग तो चपरासी बनने लायक भी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। जो राष्ट्रहित के बारे में जिसकी सोच ही ना हो, तो वो तो किसी भी कार्यालय का पीएन भी बनने लायक नहीं है, लेकिन वो मुख्यमंत्री बनकर बैठा है। तो ठीक है, किस्मत साथ है, कुछ कर नहीं सकते। सोशल मीडिया के रेगुलेशन के लिए 2021 में भारत सरकार ने व्यवस्था की है और सोशल मीडिया रेगुलेशन बनाया है, लेकिन वह सोशल मीडिया रेगुलेशन बहुत कारगर साबित नहीं हो पा रहा है। व्यवस्था ये की गई है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सब विदेशी प्लेटफॉर्म है, हमारे देश के प्लेटफॉर्म है नहीं। जितने भी सोशल मीडिया के विदेशी प्लेटफॉर्म है, उन सबको भारत में अपना एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर बनाना होगा, नोडल ऑफिसर बनाना होगा, जो भारत सरकार की एजेंसियों के साथ रेगुलर कनेक्शन में रहेगा। कहीं भी सोशल मीडिया के दुरुपयोग के कोई मामले सामने आते हैं तो ऐसे मामलों के बारे में वो शिकायत करेगा, सरकार शिकायत करेगी, और 24 घंटे के भीतर सोशल मीडिया के कंटेंट को कंट्रोल किया जाएगा और उसे प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया जाएगा। ये बात ठीक है कि 24 घंटे के भीतर डिलीट कर दिया जाएगा, लेकिन समस्या ये है कि 24 घंटे के भीतर वो कहां से कहां पहुंच जाएगा, ये भी तो एक समस्या है। दूसरी बात, अगर जो नोडल एजेंसी है या चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है, अगर वो बहुत सेंसिटिव और एक्टिव रोल नहीं प्ले कर पाया, तब क्या होगा? उसके लिए किसी दंड का कोई प्रावधान नहीं है सोशल मीडिया रेगुलेशन में। तो ये कमी है, इसको पूरी करनी होगी। और दूसरी ओर अभी वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है, पिछले महीने की बात है, अगस्त की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को सोशल मीडिया के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाने की जरूरत है, कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाना चाहिए। तो
उम्मीद करते हैं कि सरकार सोशल मीडिया के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगी और जो लोग उस कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करते हैं, जो लोग उस कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करते हैं, उन कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के लिए दंडात्मक प्रावधान किया जाना चाहिए। लेकिन अब देखते हैं सरकार क्या बनाती है कोड ऑफ कंडक्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी सरकार से केवल ये कहा है कि सरकार सोशल मीडिया के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाए, आचरण के कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आचरण के नियम बनाए कि क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए वो कर दिया तो क्या पनिशमेंट होगा, क्या कदम होंगे, क्या दंडात्मक कार्रवाई होगी। तो ये सारी चीज़ें जब निर्मित की जाती हैं तो इसको हम कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। तो देखते हैं सरकार कब बनाती है और कैसे बनाती है। लिखो सोशल मीडिया से चुनौती, लिखो सोशल मीडिया का आशय ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से है, सोशल मीडिया का आशय ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से है जो समाज के लोगों को दूर रहते हुए भी परस्पर संपर्क स्थापित करने में योगदान प्रदान करते हैं इस प्रकार एक आभासी समाज की स्थापना करते हैं। जहां सोशल मीडिया के साधनों ने एक ओर शासन की गुणवत्ता की वृद्धि में योगदान दिया है, वहीं दूसरी ओर इसने यदाकदा आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां भी उत्पन्न की हैं। जिसे निम्नलिखित रूपों में समझा जा सकता है। डैश पहला पॉइंट लिखो, सोशल मीडिया ने विखंडनकारी या उग्रवादी या आतंकी विचारों को वैश्विक बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। अगला पॉइंट, इसने धार्मिक कट्टरता के विस्तार को गति दी है। जिसने आतंकवाद को विस्तार दिया है। क्योंकि बढ़ती हुई धर्मांधता ने आतंकवाद को वैश्विक बना दिया और आतंकी संगठनों के विस्तार में सहायता की। अगला पॉइंट, कभी कभी सोशल मीडिया के साधनों ने आतंकवाद को संरक्षण देने का कार्य भी किया है। जैसे जम्मू कश्मीर में एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, राष्ट्रीय जांच अभिकरण ने ऐसे 75 व्हाट्सएप ग्रुप को चिन्हित कर उन्हें प्रतिबंधित किया, जो आतंकियों के विरुद्ध ऑपरेशन में सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करते थे। किंतु अब नियंत्रण के कारण यह घटना समाप्त हो चुकी है। सोशल मीडिया पर नियंत्रण के कारण, व्हाट्सएप पर नियंत्रण के कारण यह घटना समाप्त हो चुकी है। अगला पॉइंट लिखो, यदाकदा सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले वीडियो या घटनाओं ने देश में हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा दिया है। फेक वीडियो प्रसारित कर इस प्रकार की अनेक घटनाएं संपन्न हुई हैं।
फेक वीडियो प्रसारित कर इस प्रकार की अनेक घटनाएं संपन्न हुई हैं। पैरा चेंज करके लिखो। अतः 2021 में भारत सरकार ने सोशल मीडिया के लिए रेगुलेशन निर्मित किया। 2021 में भारत सरकार ने सोशल मीडिया के लिए विनियमन रेगुलेशन निर्मित किया। इसके अनुसार प्रत्येक प्लेटफॉर्म को भारत में नोडल अधिकारी नियुक्त करना होता है। नोडल अधिकारी नियुक्त करना होता है। नोडल अधिकारी नियुक्त करना होता है जो सरकार से निरंतर संपर्क में रहता है और किसी कंटेंट की सूचना पाते ही उसे 24 घंटे के भीतर रिमूव करना होता है, हटाना होता है। 24 घंटे के भीतर रिमूव करना होता है, हटाना होता है। यद्यपि इस विनियमन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए दंड का कोई प्रावधान नहीं है। यद्यपि इस विनियमन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए दंड का कोई प्रावधान नहीं है। यही कारण है कि अगस्त 2025 में उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया है। अगस्त 2025 में उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह सोशल मीडिया के लिए कोड ऑफ कंडक्ट आचरण के नियम निर्मित करे। वह सोशल मीडिया के लिए कोड ऑफ कंडक्ट आचरण के नियम निर्मित करे। तो ये हो गया सोशल मीडिया से चुनौती। तो ये 3 छोटी छोटी टॉपिक थे। अब संचार साधन हम लोगों ने पढ़ा, तो यहीं पर हम लोग अब साइबर सुरक्षा के बारे में चर्चा कर लेंगे। साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा। साइबर सिक्योरिटी का आशय है, साइबर सुरक्षा का आशय है कि साइबर स्पेस की सुरक्षा। हम सब अब साइबर स्पेस में रहते हैं। एक तो हमारे आसपास का एक प्राकृतिक वातावरण है, सूर्य का प्रकाश है, ताजी हवा है, धूल के कण हैं, तमाम सारी चीज़ें। ये हमारा एक नेचुरल एनवायरनमेंट है, प्राकृतिक वातावरण है जिसमें हम रहते हैं। हम इसे फील करते हैं, हम इसका अनुभव करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। जब हवाएं ठंडी चलने लगती हैं तो ठंड लगने लगती है, हवाएं गर्म चलने लगती हैं तो गर्मी लगने लगती है। जब पॉल्यूशन बढ़ जाता है, हवाओं में प्रदूषकों की संख्या बढ़ जाती है तो सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। फील करते हैं हम। जब ताज़ी हवा खूब चलने लगती है तो मन बड़ा प्रसन्न होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये फीलिंग है हमारी पर्यावरण के प्रति, रिएक्शन है हमारा पर्यावरण के प्रति। हम उसे देखते हैं, महसूस करते हैं, हम रिएक्ट करते हैं। लेकिन ये हमारा प्राकृतिक वातावरण है, प्राकृतिक पर्यावरण है। लेकिन यहीं चारों ओर हमने एक कृत्रिम वातावरण भी बना लिया है, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया है हमने। वो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट हमें दिखता नहीं है। जैसे हम यहाँ हवा, धूल के कण, तमाम सारी चीज़ें देखते हैं, महसूस करते हैं। हम आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट जो हमने क्रिएट किया है, हम उसे देख नहीं पाते, हम उसे महसूस नहीं कर पाते। हाँ, यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट हमने संचार साधनों से क्रिएट किया है, जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साधन है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के साधन है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, और हम खुद हैं, हम स्वयं हैं। इन सब से मिलकर, जैसे हवा, धूल, मिट्टी, प्रकाश, ये प्राकृतिक वातावरण के घटक हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट के घटक हैं। ऐसे ही सूचना तकनीक के साधन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हम आप, ये सब इस कृत्रिम वातावरण के घटक हैं। और ये जो कृत्रिम वातावरण मिलकर बनता है वो साइबर स्पेस कहलाता है। इसको साइबर स्पेस कहते हैं, ये आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। यानी अगर सूचना और संचार तकनीक के साधन नहीं होते तो ये साइबर स्पेस क्रिएट नहीं होता। लेकिन चूंकि सूचना और संचार तकनीक के साधन हैं, इसलिए साइबर स्पेस है। आप साइबर स्पेस में बैठे हैं, हम साइबर स्पेस में बैठे हैं, क्योंकि आप हमारे सामने नहीं, हम आपके सामने नहीं, फिर भी हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, दूर बैठे। तो हम आप एक से साइबर स्पेस में हैं, एक से साइबर स्पेस में हैं। हमारे आसपास इंटरनेट का नेटवर्क है, जाल है। आपके आसपास भी इंटरनेट का नेटवर्क है, या तो जियो का होगा, या एयरटेल का होगा, या वोडाफोन का होगा, किसी न किसी का होगा, जो आपको हमसे कनेक्ट कर रहा है। और आप हमेशा वो कृत्रिम वातावरण लिए अपने साथ टहलते हैं। फोन ना भी लें तब भी आपके साथ वो कृत्रिम वातावरण तो है ही, क्योंकि किसी न किसी के पास तो है। मोबाइल टावर लगे हैं, उनसे रेज आ रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, आ रहा है। आपका फोन आपके हाथ में है, मैसेज आ रहा है, फोन कॉल आ रही है, आप वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो आप इस साइबर स्पेस से वेल कनेक्टेड हैं, हम भी यहाँ वेल कनेक्टेड हैं।
यद्यपि ना हम इस साइबर स्पेस को देख पा रहे हैं, आप नेटवर्क आते हुए देखते हैं क्या? कभी नहीं, ना महसूस कर पाते हैं, लेकिन यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ही कृत्रिम वातावरण को, जो एक आभासी है हमारे लिए, दिखता नहीं हमें, ऐसे ही कृत्रिम वातावरण को हम लोग साइबर स्पेस कहते हैं। और इस साइबर स्पेस की सुरक्षा साइबर सुरक्षा कहलाती है, क्योंकि अब हमारी सारी गतिविधियां इसी कृत्रिम वातावरण में संपन्न होने लगी हैं। हमारे सारे बैंक के डेटा आसपास हमारे टहल रहे हैं। हमने फोन पर या लैपटॉप पे बैंक लॉगिन की, हमने आईडी डाला, पासवर्ड डाला, तो जैसे हमने पासवर्ड डाला बैंक का पेज ओपन हो गया, पूरा बैंक हमारे सामने है। हम बैंक जाने के बजाय अपने सामने बैंक लेकर के बैठे हैं। पैसा एक खाते से दूसरे खाते में डालना है, भेज दो। एफडी करानी है, करा लो, जो करना है कर लो, बैंक आपके सामने है, खुला हुआ है। तो पूरा बैंक साइबर स्पेस में है। हमारी पूरी सिक्योरिटी साइबर स्पेस में, सब कुछ, डीआरडीओ, इसरो, हमारे न्यूक्लियर पावर इंस्टीट्यूशंस, हमारी सरकारें, सब कुछ साइबर स्पेस में है। इसलिए साइबर स्पेस की सुरक्षा हमारे लिए चिंता का विषय है। अगर साइबर स्पेस सुरक्षित नहीं होगा तो देश सुरक्षित नहीं रहेगा। और अब तो युद्ध भी साइबर स्पेस में लड़े जाते हैं। ये जितने भी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, साइबर स्पेस की टेक्नोलॉजी है। साइबर स्पेस के कॉन्सेप्ट को यूज करती है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इन्हीं सारी चीजों को यूज करती है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेंसर के आधार पर चलती है, कोऑर्डिनेट्स के आधार पर चलती है। तो ये सब कुछ साइबर स्पेस की टेक्नोलॉजी है। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर था, ये साइबर स्पेस का ऑपरेशन था। तो अब पूरे देश की सिक्योरिटी साइबर स्पेस पर फोकस्ड हो चुकी है। इसलिए अगर साइबर स्पेस सुरक्षित है तभी देश सुरक्षित है। अगर साइबर स्पेस सुरक्षित नहीं है तो देश सुरक्षित नहीं। इसलिए साइबर स्पेस की सुरक्षा के लिए हमें कदम बढ़ाने हैं। क्यों कदम बढ़ाने हैं? क्योंकि साइबर खतरे बहुत सारे हैं हमारे सामने। साइबर थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। इन साइबर थ्रेट्स को हम लोग अलग अलग रूपों में पहचानते हैं, जैसे साइबर अपराध, साइबर क्राइम, साइबर जासूसी, साइबर स्पियोनेज, साइबर आतंकवाद, साइबर टेररिज्म, साइबर वारफेयर, साइबर युद्ध। तो साइबर खतरे बढ़े हैं, साइबर खतरे बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़े हैं। इसलिए हमें इन खतरों के विरुद्ध अपने साइबर स्पेस को सुरक्षित करना है। इन साइबर खतरों के विरुद्ध हमें अपने साइबर स्पेस को सुरक्षित करना है। और जब साइबर खतरों के विरुद्ध हम साइबर स्पेस को सुरक्षित करते हैं तो इसी को हम साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। क्या है साइबर खतरे? साइबर अपराध, यानी जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक संसाधन हैं, उन इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का यूज करके हम अपराध करें तो ये साइबर अपराध कहलाता है। कोई भी अपराध करे तो साइबर अपराध कहलाता है। जैसे फिशिंग है ना, जो जैसे चोरी, हत्या, लूट, डकैती, ये सब वैसे अपराध हैं, ऐसे ही साइबर अपराध है। फिशिंग है, विशिंग है, हैकिंग है ना, चोरी, हत्या, लूट, डकैती, इसी टाइप के अपराध यहाँ सब भी हैं। फिशिंग मतलब फर्जी मेल भेजी जाती हैं और आपने मेल के लिंक पर क्लिक किया, गए आप, फंस गए। विशिंग है, वीडियो के लिंक भेजे जाते हैं, क्लिक किया आपने, फंस गए। हैकिंग है, किसी वेबसाइट को हैक कर लिया जाता है, कब्जा कर लिया जाता है, दूसरे के नियंत्रण में चला जाता है। डिजिटल अरेस्ट है ना, काफी चर्चा में था आजकल, काफी चर्चा में था आजकल। डिजिटल अरेस्ट है, ये सब अपराध हैं। डिजिटली लोगों को गुमराह किया गया और बंदी बना लिया गया। हिलोगे तो फिर समझ लो सामने ही रहो, मेरे जो कह रहा हूँ करते रहो, वरना तो फिर तुम्हारा लड़का गया, तुम्हारे माँ बाप गए, कुछ भी ब्लैकमेल करके, और तुम्हारा जितनी जानकारी है वो हम इधर शेयर कर दे रहे हैं, हम सीबीआई के अधिकारी हैं, एनआईए के अधिकारी हैं, कुछ भी फर्जी। डिजिटल अरेस्ट, ऐसे फोन आते रहते हैं आपके पास, अक्सर आते हैं। इंश्योरेंस वगैरह बेचने और इन सबके तो फोन आते ही रहते हैं। इस तरीके के भी कभी कभी आ जाते हैं लोगों के पास कि भाई सीबीआई से। एक बार मेरे पास फोन आ गया ऐसे फर्जी, हमने ब्लॉक किया, उसकी रिपोर्ट भी की कि मैं सीबीआई से बोल रहा हूँ। मैंने कहा मैं एनआईए से बोल रहा हूँ, तुमने गलत आदमी को नंबर मिला दिया है। उसने फोन काट दिया, फिर उसे लगा कि कहाँ मिल गया फोन। तो इस तरीके से उल्टे सीधे फोन कभी भी आते हैं, कहीं भी आते हैं। तो साइबर क्राइम होते हैं बड़े पैमाने पर। साइबर जासूसी, साइबर स्पियोनेज। साइबर स्पियोनेज का मतलब है कि हम साइबर स्पेस का उपयोग करके जासूसी करते हैं। तो जब साइबर स्पेस का यूज करके जासूसी करते हैं तो फिर वो साइबर स्पियोनेज है, साइबर जासूसी है। साइबर आतंकवाद, साइबर स्पेस का उपयोग करके हम आतंकी हमले करते हैं या साइबर स्पेस से पर आतंकी हमले करते हैं, तो फिर इसको साइबर टेररिज्म कहते हैं, साइबर आतंकवाद कहते हैं। और साइबर युद्ध, साइबर वारफेयर। साइबर वारफेयर का मतलब है, साइबर युद्ध का मतलब है कि साइबर स्पेस में लड़ा जाने वाला युद्ध। जैसे रूस ने यूक्रेन के साइबर स्पेस पर हमला कर दिया, यूक्रेन ने रूस के साइबर स्पेस पर हमला कर दिया। खूब किया दोनों ने, क्योंकि 3 साढ़े 3 साल से ये युद्ध चल रहा है, तो दोनों ने एक दूसरे के साइबर स्पेस पर समय समय पर हमला किया। अमेरिका के ईरान के साइबर स्पेस पर हमला किया और उसे परमाणु हथियार बनाने से रोक दिया, स्टक्सनेट कहते हैं। तो साइबर स्पेस में लड़ा जाने वाला जो युद्ध है वो साइबर युद्ध कहलाता है। तो ये सारे खतरे हैं। इन खतरों के विरुद्ध हमें सक्षमता विकसित करनी है। इन खतरों के विरुद्ध हमें अपने साइबर स्पेस को सक्षम बनाना है। और जब हम इन खतरों के विरुद्ध अपने साइबर स्पेस को सक्षम बना लेते हैं तो फिर हम इसे साइबर सिक्योरिटी कहते हैं, साइबर सुरक्षा कहते हैं। तो लिखो साइबर सुरक्षा, लिखो लिखो। साइबर स्पेस की सुरक्षा, साइबर स्पेस को
साइबर स्पेस को साइबर खतरों साइबर स्पेस को साइबर खतरों से सुरक्षित रखना, साइबर स्पेस को साइबर खतरों से सुरक्षित रखना साइबर सुरक्षा कहलाता है। साइबर स्पेस को साइबर खतरों से सुरक्षित रखना साइबर सुरक्षा कहलाता है। साइबर सुरक्षा साइबर स्पेस का आशय साइबर स्पेस का आशय सूचना और संचार तकनीक साइबर स्पेस का आशय सूचना और संचार तकनीक, हार्डवेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और लोगों से मिलकर बनने वाला ऐसा कृत्रिम वातावरण है, लोगों से मिलकर बनने वाला ऐसा कृत्रिम वातावरण है जो दृश्य नहीं होता, दिखाई नहीं पड़ता, जो दृश्य नहीं होता, कमा इसका अनुभव नहीं किया जा सकता, किंतु इसका प्रभावी उपयोग किया जा सकता है, किंतु इसका प्रभावी उपयोग किया जा सकता है, किंतु इसका प्रभावी उपयोग किया जा सकता है। वर्तमान युग साइबर स्पेस का युग है। वर्तमान युग साइबर स्पेस का युग है। साइबर खतरों को पहला चेंज करके लिखो, साइबर खतरों को निम्नलिखित रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। साइबर खतरों को निम्नलिखित रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। डैश पहला लिखो, साइबर अपराध। साइबर अपराध साइबर अपराध में लिखो, सूचना संचार तकनीक के साधनों का प्रयोग कर किया जाने वाला अपराध। सूचना और संचार साधनों का प्रयोग कर किया जाने वाला अपराध, जैसे फिशिंग, विशिंग, हैकिंग, डिजिटल अरेस्ट इत्यादि। जैसे फिशिंग, विशिंग, हैकिंग, डिजिटल अरेस्ट इत्यादि। अगला लिखो, साइबर जासूसी। साइबर स्पेस में की जाने वाली जासूसी। साइबर स्पेस का उपयोग कर की जाने वाली जासूसी। साइबर स्पेस का प्रयोग कर की जाने वाली जासूसी। अगला लिखो, साइबर आतंकवाद। पहले लिख चुके हैं साइबर आतंकवाद, साइबर स्पेस पर आतंकी हमला या साइबर स्पेस का उपयोग कर आतंकी हमला। साइबर स्पेस पर आतंकी हमला या साइबर स्पेस का उपयोग कर आतंकी हमला, तो इसको साइबर आतंकवाद कहते हैं। पहले भी लिख चुके हैं जब आतंकवाद पढ़ रहे थे। और साइबर युद्ध, साइबर वारफेयर, दो देशों के बीच युद्ध, दो देशों के बीच ही होता है, कम से कम दो देशों के बीच साइबर स्पेस में लड़ा जाने वाला युद्ध। साइबर स्पेस में लड़ा जाने वाला युद्ध, तो साइबर युद्ध हो गया। तो ये हो गए साइबर खतरे। तो अब भारत सरकार ने साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, कौन कौन से स्टेप लिए हैं, हम लोग उन कदमों के बारे में चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब चूंकि समय समाप्त होने की ओर है, 10 मिनट बचे हैं, तो क्वेश्चन पूछ लो जो पूछना चाहो। अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ले लेते हैं। आपके क्वेश्चन ले लेते हैं। तो मीडिया की वर्तमान स्थिति देखकर आप क्या रैंकिंग देना चाहेंगे? कोई रैंकिंग नहीं। रैंकिंग कैसे बताएं? एनवायरनमेंट की क्लास है। अच्छा, किस बैच की है पता नहीं। डिजिटल अरेस्ट क्या है? डिजिटल अरेस्ट का मतलब होता है, आपने खबरें सुनी होंगी कि जैसे फोन कर दिया किसी ने, एक्स ने वाई, ये लोग हैं और ये अपराधी है, साइबर अपराधी है। साइबर अपराधी ने फोन किया और वीडियो कॉल किया, या पहले फोन कर दिया और उसने बताया कि हम पुलिस से बोल रहे हैं या सीबीआई से बोल रहे हैं या ईडी से बोल रहे हैं ना। इन्हीं का दबदबा है आजकल, आजकल इन्हीं का भय है, इन्हीं का दबदबा है। तो बोल दिया कि भाई हम इनसे बोल रहे हैं और आपके ऊपर ये क्राइम है या आपने ये क्राइम किया है। अब ये सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, भाई पुलिस और सीबीआई इन सबसे हर आदमी डरता है। तो आदमी डर जाता है कि भाई हमने ये क्राइम किया या आपके लड़के ने ये क्राइम किया। तो वो इस तरीके की जानकारियां देते हैं। इस सेक्शन के अंतर्गत आपके पास यहाँ अपराध दर्ज है हमारे पास। तो अब जब आदमी को इस तरीके से बता देते हैं तो आदमी घबरा जाएगा। तो फिर आप कहते हैं बताओ हम क्या करें फिर? तो फिर वो आपसे वो सारी बातें करने के लिए कहते हैं और ये भी कह देते हैं कि भाई वीडियो में हमारे सामने रहो, हम आपको डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं, हम आप पर निगरानी रख रहे हैं, आप अगर कुछ भी गलत करेंगे तो फिर हम यहाँ से अपना स्टेप उठा लेंगे और हम पुलिस भेज देंगे आपके घर। तो फिर आदमी डर जाता है, या आपके लड़के को अरेस्ट कर लाएंगे, आपके भाई को अरेस्ट कर लाएंगे, या इस तरीके से कुछ भी करके। तो आदमी डर जाता है, आदमी वीडियो में उनके सामने बैठा रहता है, जैसा जैसा वो कहते हैं आदमी वैसा करता जाता है। फिर धीरे धीरे कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आप भी कहते हैं अभी कुछ सेटलमेंट कर लो, चलो अच्छा छोड़ो। तो कहते हैं अच्छा ठीक है चलो 20 लाख रुपए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, छोड़ देते हैं। तो पैसा ले लिया और छोड़ दिया, बंद कर दिया।
आप चले गए, 20 लाख रुपए डूब गए। तो ये डिजिटल अरेस्ट है। अगर एनआईए और आफ्सपा के अधिकारी ही टेररिज्म को बढ़ावा दें, ऐसी जानकारी अभी तक तो नहीं मिली, क्योंकि जिन लोगों को इन एजेंसियों में भर्ती, आफ्सपा कोई एजेंसी तो है नहीं, आफ्सपा तो कानून है, लेकिन एनआईए एजेंसी है। जिन लोगों को एनआईए में भर्ती किया जाता है उनकी सत्यनिष्ठा देखकर भर्ती की जाती है, इंटीग्रिटी ऑनेस्टी देख करके भर्ती की जाती है। तो ऐसी घटनाएं तो नहीं सुनने को मिलती। फिशिंग विशिंग मतलब लिंक पर क्लिक करके अपराध करना। जैसे आप इनकम टैक्स के नाम से खूब मेल आती है, जब ये इनकम टैक्स भरने का समय चलता है तो फर्जी मेल आती है। अगर आपने उस लिंक पर कि आपने इनकम टैक्स नहीं भरा है या आप इनकम टैक्स को वायलेट कर गए हैं, और जैसे आपने उस लिंक पर क्लिक किया, आप अपराध के चंगुल में चले गए, वो तुरंत आपके सिस्टम पर कब्जा कर लेते हैं। तो ऐसे ही वीडियो के लिंक आते हैं तो विशिंग कहते हैं, मेल के लिंक आते हैं फिशिंग कहते हैं। तो ऐसे अपराध होते हैं। केंद्र सरकार मजबूत है, राज्य सरकार मनमानी की। देखो, जो केंद्र और राज्य के बीच का जो भी झगड़ा है, बेसिकली वो केवल और केवल राजनीतिक कारण वश है। उन सब के पीछे ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल रीजन है, क्योंकि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है और राजनीतिक आधार पर एक दूसरे को नीचा दिखाना है या एक दूसरे का विरोध करना है। तो ये यही समस्या है। ओटीपी पूछे मत बताइए, ओटीपी अब कोई नहीं पूछता। कहीं कहीं जैसे आधार वेरिफिकेशन है या इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो तब ओटीपी आता है, लेकिन वो आपके नंबर पर आता है और आपने एक्सेस किया है वेबसाइट, तब वो लिंक ओटीपी भेज रहा है। आप बैंक का इंटरनेट बैंकिंग शुरू करते हैं तब ओटीपी आता है, तो बैंक से आ रहा है, वो आप देख रहे हैं। कोई दूसरा व्यक्ति नहीं भेज रहा है, इंस्टीट्यूशन भेज रहा है आपको। कोई फ़ोन नहीं आता उसके लिए। तो इसलिए ओटीपी का जो यूज़ है वो बहुत सोच समझ करके करें। कभी कभी अभी मेरे पास एक किसी का फ़ोन आया। अ, उसने कहा आपके नाम पर कुछ बुक्स आई हैं। हमने कहा अच्छा भाई, हमने तो मंगाई नहीं, कहाँ से आ गई? बोले प्रकाशक ने भेजी है। हमने कहा अच्छा। बोले आप मुझे ओटीपी बता दीजिए, ओटीपी भेजा गया है तो मैं आपके घर पर डिलीवर करवा दूँ। हमने कहा तुम डिलीवर करवा दो घर पे, फिर मैं देखता हूँ ओटीपी बताता हूँ कि नहीं बताता हूँ, पहले तुम घर पे भेजो। तो बोला नहीं, हम घर गए थे, घर पर कोई था नहीं, आप भी नहीं थे, घर पर कोई था नहीं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, गेट पर जो गेटमैन होता है उसको दे दो। तो बोले ओटीपी बता दीजिए, हम गेटमैन को दे देते हैं। हमने ओटीपी तो हम नहीं बताएंगे, तुम पहले घर आओ, हम तुम्हारा चेहरा देखें तब हम ओटीपी बताएंगे, ऐसे तो ओटीपी हम नहीं बताएंगे। बोले सर वो पैकेट वापस चला जाएगा। हमने कहा ले जाओ वापस। हमने कहा मैंने थोड़ी मंगाया है। बोले सर वो भेजा है उसने, प्रकाशक ने, उसको बुला। हमने कहा वो जाने, मुझे नहीं लेना किताब, ले जाओ वापस। तो पता नहीं क्या था, हकीकत पता नहीं क्या थी पर्दे के पीछे की, लेकिन फिलहाल मैंने नहीं रिसीव किया। मैंने कहा मेरे घर आओ, मेरे सामने आओ, मैं पहले पैकेट खोल कर देखूँ क्या है, फिर मैं ओटीपी बता सकता हूँ। उससे पहले मैं ओटीपी नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने मंगाया नहीं तो क्या की ओटीपी। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें इस तरीके से मिसमैनेज नहीं होती, होती हैं, खूब होती हैं। तो आप सतर्क रहना बहुत जरूरी है, जागरूक रहना बहुत जरूरी है। और साइबर कहीं कोई भी फंस सकता है, क्योंकि आप कभी कभी बहुत बिजी होते हैं, मानसिक रूप से बिजी हैं किसी काम में, अचानक फोन आ गया तो आप झटके में रिस्पॉन्स कर बैठते हैं, क्योंकि दिमाग तो आपका कहीं और है, इंगेज तो आप कहीं और हैं। तो गलतियां हो जाती हैं। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक जब भी आप फोन को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मैसेज को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो बहुत सावधानी पूर्वक काम करना पड़ेगा। आपके पास भी कॉल आया था? हाँ, कॉल आते हैं, खूब आते हैं। पैसे भरें, कुछ भी भरें तो समय भी खूब फर्जी, 90 अपना पेमेंट भर रहे हैं तो आपको